गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाले युद्ध, जिन्हें प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कर्नाटक के 3 युद्ध, कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य लड़ा जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में लड़ा जाता है। इस युद्ध का कारण जो है, अगर कारण जाने तो इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकार तो इनका कारण क्या है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। यूरोप में उत्तराधिकार के युद्ध हो रहे थे फ्रांस और ब्रिटिश के बीच। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है एक युद्ध हो रहा था। उस युद्ध क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें फ्रांस बोल रहे थे कि ऑस्ट्रिया में हमारा उत्तराधिकार होगा और ब्रिटिश बोल रहे थे ऑस्ट्रिया में हमारा उत्तराधिकार। इस कारण जो है ये युद्ध 1740 ईस्वी से ही यूरोप में प्रारंभ हुई थी। इनका तात्कालिक कारण इनके तात्कालिक कारण के बारे में जानेंगे तो इनका तात्कालिक कारण क्या होता है कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि आप जो है ये अंग्रेज ये जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है ये फ्रांस यूरोप के बीच ही होने दे, भारत में इनका कोई भी युद्ध का निर्णय ना ले। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला मैंने ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता हूं। इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिनका नाम बर्नेट होता है, बर्नेट ने फ्रांस की जहाज को लूट लेते हैं। तो बर्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को लूटना। तो इनका तात्कालिक कारण क्या हुआ? फ्रांसीसी जहाज को लूटना। तो ये फ्रांस के जहाज को अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं, ये बर्नेट कौन होते हैं? अंग्रेज अधिकारी। ये अंग्रेज अधिकारी बर्नेट जो होते हैं फ्रांस के जहाज को लूट लेते हैं। तो जब ये फ्रांस के जहाज लूट लेते हैं तो उस समय फ्रांस के अधिकारी डुप्ले, उस समय फ्रांस के अधिकारी जो थे वो डुप्ले थे। डुप्ले ने मॉरिशस में इनकी एक सेना थी, फ्रांस की सेना, तो उन्होंने उनसे सहायता मांगा। तो वो आए और मद्रास में अंग्रेजों को परास्त कर उनसे मद्रास ले लिए। बट कुछ समय पश्चात डुप्ले और मॉरिशस
के जो उनके मित्र थे उनमें मतभेद हो गया। तो 1000 पाउंड लेने के बाद मद्रास क्या करते हैं, वो अंग्रेज को सौंप देते हैं। मद्रास अंग्रेज को सौंपने के पश्चात वो मॉरिशस चले जाते हैं वापस। मगर डुप्ले को हमेशा ये होता है कि वहां पे क्यों ना हम अंग्रेज को मद्रास में कमजोर करें। तो मद्रास में जो है वो अंग्रेज से युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और उनके बाद जो वो जबरन मद्रास अंग्रेज से छीनने का प्रयास करते हैं। उस समय कर्नाटक के नवाब तो कर्नाटक के नवाब का नाम उस समय, जो कर्नाटक के नवाब थे, अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे करने से मना करते हैं। तो डुप्ले जो है, डुप्ले उनको ऑफर करते हैं कि आप जो है हमें ऐसा करने से मत रोकिए और हम जो है आपको इसके बदले अंग्रेज से मद्रास लेके आपको सौंप देंगे। तो डुप्ले अंग्रेज से मद्रास लेते हैं। जब डुप्ले अंग्रेज से मद्रास जीत लेते हैं तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन उनसे बोलते हैं कि अब मुझे मद्रास सौंप दिया जाए। तो डुप्ले क्या करता है, मद्रास देने से मना कर देता है। जब डुप्ले मद्रास देने से मना कर देता है तो अनवरुद्दीन का एक सेनापति होता है जिनका नाम महफूज, इनका नाम होता है महफूज खां। तो अनवरुद्दीन क्रोधित होकर महफूज खां को बोलते हैं कि जाओ और फ्रांसीसी पे आक्रमण कर दो। तो फ्रांसीसी पे आक्रमण करने के तो इनमें एक युद्ध की शुरुआत होती है जिसे सेंट थोमे या अडियार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेंट थोमे या अडियार का युद्ध 1747 ईस्वी में सेंट थोमे या अडियार का युद्ध। तो सेंट थोमे और अडियार का जो युद्ध होता है, ये युद्ध फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले, तो फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले और एक तरफ अनवरुद्दीन की सेनापति जिनका नाम महफूज खां, तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है। फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले के पास 930 सेना होते हैं और अनवरुद्दीन की सेनापति महफूज खां के पास 10,000 की सेना। फिर भी डुप्ले अनवरुद्दीन की सेनापति महफूज खां को हरा देते हैं और इनमें जीत डुप्ले की होती है। और इनमें जीत किसकी होती है, तो जीत होती है डुप्ले की और अनवरुद्दीन हार जाते हैं। क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे मगर अनवरुद्दीन के सेनापति के पास आधुनिक अधिक हथियार नहीं थे। इस जीत के बाद
यूरोप में एक संधि होती है जिस संधि का नाम आक्स ला सोपेन की संधि। तो इनके बाद एक संधि होता है, इस संधि का नाम आक्स ला सापेन की संधि। तो यूरोप में दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि होती है जिसे हम आक्स ला सापेन की संधि कहते हैं। ये 1748 ईस्वी में होती है और ये संधि के पश्चात जो डुप्ले मद्रास जीतते हैं, उस मद्रास को अंग्रेज को वापस कर देते। अंग्रेज को वापस कर देते हैं और यही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाती है। मगर क्या आपको लगता है डुप्ले इतने आसानी से अंग्रेज को छोड़ देंगे? नहीं। डुप्ले के मन में विचार आने लगा, हम तो यहां मसाला और कपड़े का व्यापार करने आए थे, मगर डुप्ले ने के दिमाग में आया क्यों ना हम किंग मेकर का काम करें। जब 930 सेना 10,000 की सेना को हरा सकती है तो हम मनचाहा अधिकारी को वहां पे नियुक्त किया जाए। तो अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों होती है और कब होती है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच होती है। 1749 से 54 के मध्य। अब इनका क्या कारण था? तो इनका कारण जो था सिंपल था, भारत में उत्तराधिकार। भारत में उत्तराधिकार ये भारत में उत्तराधिकार को लेकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, क्योंकि हैदराबाद और एक तरफ कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो डुप्ले ने सोचा क्यों ना हम अपने मनचाहे अधिकारी को वहां स्थापित करें जिनसे हमारा वर्चस्व अत्यधिक हो। तो इनमें फ्रांसीस, हैदराबाद और कर्नाटक, तो हैदराबाद के जो निजाम थे उनमें मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। हैदराबाद में कौन थे? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। और दूसरी तरफ कर्नाटक में जो था
अनवरुद्दीन और चंदा साहिब। अनवरुद्दीन और चंदा साहिब। तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रहे थे और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये याद रखना है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद के और कर्नाटक के अनवरुद्दीन और चंदा साहिब। तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को कौन सपोर्ट कर रहे थे? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और नासिर जंग और अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहे थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बीच एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग तथा अनवरुद्दीन के बीच होता है और इस युद्ध का नाम अंबुर का युद्ध कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अंबुर का युद्ध। तो ये अंबुर का युद्ध जो होता है 1749 ईस्वी में, एक तरफ चंदा साहिब प्लस मुजफ्फर जंग प्लस ब्रिटिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के मध्य अंबुर का युद्ध होता है। अंबुर के युद्ध के पश्चात अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और अनवरुद्दीन की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और अनवरुद्दीन के मृत्यु के पश्चात हैदराबाद में हैदराबाद कर्नाटक में चंदा साहिब को के पश्चात क्या होती है? कर्नाटक में कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब को बनाया जाता है। तो कर्नाटक के नवाब किसे बनाया जाता है? चंदा साहिब। जब कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब को बनाया जाता है और 1750 ईस्वी में नासिर जंग के मृत्यु के पश्चात हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को तो नासिर जंग की मृत्यु 1750 ईस्वी में हो जाती है और वहां हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को वहां का निजाम बनाया जाता है। तो इनके पश्चात आपको देख रहे हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार अपना वर्चस्व फैला रही है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना वर्चस्व फैला रही है तो इसी बीच
जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, उनका बेटा मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली अंग्रेज से मिलते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। उस समय अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव था। तो क्लाइव बड़ा ही चतुर था। वो मोहम्मद अली से मिलते हैं और मोहम्मद अली से मिलने के पश्चात वो अर्काट, एक जगह अर्काट जो कर्नाटक की राजधानी थी, अर्काट को घेराबंदी कर लेते हैं और क्योंकि उस समय कर्नाटक के नवाब जो चंदा साहेब थे, उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और उनके बाद एक संधि होती है, जिस संधि का नाम पौंडीचेरी की संधि। और पौंडीचेरी की संधि 1754 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे पौंडुचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। ये पांडुचेरी की संधि जो होती है 1754 ईस्वी में, इनके बाद कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली को बना दिया जाता है और इस संधि के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते हैं कि आप भारत में किसी भी राजा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर प्रेशर बनाया जाता है कि वो डुप्ले को वापस बुला ले। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। डुप्ले को वापस बुला लेते हैं और उनके बाद फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में गोडेहू भारत आते हैं और भारत आने के पश्चात पौंडीचेरी की संधि में यह हस्ताक्षर करते हैं। तो पौंडीचेरी की संधि में जो हस्ताक्षर करते हैं वो कौन करते हैं? गोडेहू। आपसे यह पूछा जा सकता है कि अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में हुआ, तो आप बोल देंगे